तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आप लोग का जो प्रश्न है वो देख पा रहे होंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे एसआई मात्रक जो मात्रा एवं यूनिट एवं डायमेंशनल है, यहाँ से आप लोग को प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोगों को आसान है, सबसे पहले उसी को आप लोगों को मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं शक्ति का एसआई मात्रक क्या चीज होता है, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। देन आफ्टर और भी एक आसान आपको देखना है, उष्मा। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि ए शक्ति का क्या चीज हो जाता है, वाट, यानी कि ए का चौथा और डी का पहला। ए का चौथा यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सिर्फ सी है जिसमें कि ए का चौथा दिया हुआ है। उस प्रकार हम लोग बात करते हैं बी का तीसरा हो जाएगा। बी का जो नोट है उससे क्या हम लोग करते हैं, समुद्र जहाज की गति को नापा जाता है और नॉटिकल मील से क्या नापा जाता है, नौचालन। नॉटिकल मील से नौचालन और नॉट से समुद्र जहाज की गति। यहाँ पे आप लोगों को और एक प्रश्न यहाँ पे रिलेटेड बता देता हूँ। एक नॉटिकल मील कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। एक नॉटिकल मील जो कि समुद्र जहाज की गति मापी जाती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग एक नॉटिकल मील की बात करते हैं, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। और यहाँ पे यदि बात करते हैं एक यूनिट होता है फैदम। फैदम जो कि समुद्र की गहराई मापी जाती है और एक फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर और एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है, विक्रम एस, धवन वाई, रोहिणी पी, भाभा डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम एस। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है उसके बावजूद भी फिर भी जलीय जंतु रहते हैं, इसका मुख्य कारण है, आप देखते होंगे कि झील का जो पानी है ऊपरी सतह वह बर्फ बन जाता है, उसके बावजूद भी बर्फ के निचली सतह पर जीव जो भी मछली रहती है, जलीय जीव, वह जीवित रहती है। तो इसका मुख्य कारण आप लोगों को बताना है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसमें यदि हम लोग ऑप्शन नंबर सबसे सटीक आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऊपरी सतह में सिर्फ बर्फ रहता है, लेकिन उसका निचली सतह में बात करते हैं तो निचली सतह में वह लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इस कारण से वहाँ पे जो भी जलीय या मछली है वह जीवित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। काटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसका मुख्य कारण है इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अंतर्निहित गुण के कारण। तो इसका मुख्य कारण है पूर्ण यांत्रिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेगिस्तान में आप देखते होंगे मरीचिका का बनना, बहुत धूल या गर्मियों में आप जनरली कहीं पे भी रहते हैं वहाँ पे भी देखते होंगे, जब धूल में लहलहाता हुआ आप लोग को प्रतीत होता है कि वहाँ पे पानी है। तो ये घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होती है। और एक होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष का कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। मेनली इंद्रधनुष का बात करते हैं तो इंद्रधनुष में आप लोगों को 3 घटनाएं देखने को मिलती है। इंद्रधनुष का बनना 3 घटनाओं को सम्मिलित है। एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं अपवर्तन की घटना होनी चाहिए, अपवर्तन की घटना, और एक घटना होती है विक्षेपण की घटना। क्या चीज, विक्षेपण की घटना। तो ये इंद्रधनुष बनने के लिए ये 3 घटनाएं होती है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और विभेक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। हम लोग बात करते हैं -40 डिग्री, तो -40 डिग्री चाहे वो सेल्सियस में ले, 40 डिग्री सेल्सियस, चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहे, तो -40 डिग्री ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में बराबर होती है। क्या चीज़? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पैमाने होती है। डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड यहाँ पे कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग डिग्री से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ एक बार देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है मनुष्य का जो तापमान होता है, शारीरिक तापमान, उसका तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं केल्विन में बात करते हैं तो 310 केल्विन होती है। फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। ये मनुष्य का सामान्य तापमान हो गया। वहीं पे कई बार पूछ लिया जाता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर होता है 25 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। ये दो प्रश्न यहाँ से एक बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है कि जो पारा है वह कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा की बात करते हैं Hg मरकरी, ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल हमारा -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और एक यहाँ से तापमान में एक फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, C/5 सेल्सियस बट्टा में 5 फ़ारेनहाइट -32 बट्टा में 9 इज इक्वल टू K-273 बट्टा में, यहाँ पे भी आप लोग का हो जाएगा K-273 बट्टा में 5, और एक यहाँ पे आप लोग जोड़ लेना है रोमर का R/4। तो ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। अगले प्रैक्टिस सेट में इससे प्रश्न भी पूछा गया है। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका कारण बताना है। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगे की ऊर्जा अवशेषित करती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका कारण बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग बात करते हैं डी, यानी कि ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। एंटीना छोटा भी है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवर्धन यूरेनियम क्या होता है? संवर्धन यूरेनियम क्या चीज़ होता है? तो संवर्धन यूरेनियम की बात करते हैं, या प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूरण धातु तत्वों के लिए होती है? इलेक्ट्रॉनिक संपूरण बताना है जो कि धातु तत्वों के लिए होती है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातु में किसे अम्लगम कहते हैं? निम्नलिखित धातु में किसे अम्लगम कहते हैं? अम्लगम जैसे ही आप लोग को वर्ड देखना है तो इसका डायरेक्ट सटीक आंसर हो जाता है पारा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कई बार आप लोगों को यहाँ से मिश्रातु से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किससे किसका मिश्रित है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक बार सभी मिश्रित बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। एक ट्रिक आप लोग को याद कर लेना है, पिताजी। क्या चीज़? पिताजी। पीतल, इसमें हम लोग को देखना है पीतल जो कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रित होता है? तांबा और जिंक का। एक याद ट्रिक कर लेना है आप लोगों को, कांता टी। कांसा किसका मिश्रित होता है? तांबा और टीन का। तांबा यानी कि कॉपर, टीन यानी कि टीन का, इसका संकेत हो जाता है एसेन। संकेत कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि टीना का संकेत क्या चीज होता है, तो एसेन। दो को हम लोग को मिश्रातु याद कर लेना है, एक पिताजी और एक कांता टी। यहीं पे हम लोग को एक देखते होंगे बहुत ही फेमस है, सोल्डर। क्या चीज? सोल्डर देखते होंगे। सोल्डर, इसी को हम लोग रागा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग टांका कहते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही का है, सोल्डर, रागा, टांका।
कोई भी आप लोगों से ये देखा जा सकता है। ये मिश्रित होता है पीबी और एसेन। पीबी यानी कि सीसा, एसेन यानी कि टीना। पीबी हो जाता है आप लोग का सीसा और एसेन हो जाता है आप लोगों का टीना। और यहीं पे हम लोग पारा की बात कर रहे थे, अम्लगम। तो पारा का संकेत सबसे पहले पूछा जाता है, तो पारा का संकेत Hg हो जाता है। इसी को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, किसको, पारा को। और पारा की बात करते हैं तो जो हमारा तापमान टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर होता है, साथ ही साथ जो हम लोग बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं, थर्मामीटर हो गया या फिर बैरोमीटर, तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो पारा ही लिक्विड होता है। और Hg का एस का बात करते हैं तो Hg का एस क्या चीज़ हो जाता है, इसका एस हो जाता है सीने बार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का यहाँ पे आप लोगों से रासायनिक जल पूछा गया है। भारी जल जिसे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसी को हम लोग गुरु जल के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज यूरेसेंटिस्ट के द्वारा की गई थी। इसका सूत्र हो जाता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे अदर ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे H2CO3। तो ये किससे मिश्रित होता है, ये होता है H2O प्लस CO2 से। जब जल में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो ये H2 प्लस CO3 का देता है ये यौगिक। और ये क्या चीज़ होता है, तो ये कार्बोलिक अम्ल होता है। क्या चीज़, कार्बोलिक अम्ल। कई बार पूछा जाता है कार्बोलिक अम्ल का सूत्र, तो H2CO3 ऑप्शन। ये H2O ये तो जल का है सूत्र। H2S का बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कई बार पूछा जाता है, कई दफ़ा प्रश्न देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में। सड़े हुए अंडे का गंध किस प्रकार होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ही गंध होता है सड़े हुए अंडे में। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड पीतल का रंग को फीका कर देता है, साथ ही साथ चांदी के रंग को काला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ बुलेट प्रूफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उत्पादन के में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और सबसे पहले यह लैब में उर्वरक है यूरिया जो बनाने वाला है। यूरिया का यदि हम लोग रासायनिक सूत्र बात करते हैं तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाता है NH2CO। कई बार इसका सूत्र पूछा जाता है NH2CO, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये सूत्र याद रहेगा तो यहीं से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये किससे उत्पादन होता है। जो CO देख पा रहे होंगे तो जरूर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया ही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी सूची मिलान। और हाँ बता दूँ आप लोगों को, सूची मिलान से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न साइंस में आप लोगों को देखने ही को मिलेंगी। सूची यहाँ पे देख सकते हैं कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो हम लोग के लिए सबसे आसान है, सबसे पहले उस चीज़ को मैच करना है। तो पक्षियों का जो होता है वो होता है ऑर्नियोथीलॉजी, यानी कि पहला का तीसरा। अब हमारे लिए देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को छट चुके हैं, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि और इससे फिर कौन सा हम लोगों के लिए आसान है। तो देखते होंगे वंशागति आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो वंशागति यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वंशागति जेनेटिक्स, जी हाँ, वंशागति क्या चीज़ होता है, जेनेटिक्स पे ये ऑर्नियोथीलॉजी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो पक्षी का है वो ऑर्नियोथीलॉजी, और साथ ही साथ हो जाता है हम लोग का वंशागति का जेनेटिक्स, यानी कि बी का चौथा। अब बी का चौथा देख पा रहे होंगे, सिर्फ हम लोग ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। और पर्यावरण का क्या चीज़ हो जाता है, तो पर्यावरण का हो जाता है इकोलॉजी। जीवाश्म का क्या चीज़ हो जाएगा, पोलियोबायोलॉजी। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
नाउ नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है। ये आप लोग को एक करंट अफेयर्स का प्रश्न देखने को मिल गया, जो कि विज्ञान प्रगति से संबंधित साइंस में ही पूछा जा चुका है। कवच बीते हाल ही दिनों आप लोगों ने एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा। तो वहाँ पे एक यह जिक्र आया था, और ये हादसा होने से कुछ दिन नहीं, कुछ मंथ पहले ही जो हमारे रेल मंत्री उनके द्वारा बताया गया था कि कवच ट्रेन के लिए एक कवच तकनीक डेवलप किया जा रहा है। यानी कि यह ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है। ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है, यानी कि जैसे एक इधर से ट्रेन आ रही है, या फिर हम लोग बात करते हैं या पीछे से ही कोई ट्रेन आ रही है, या जस्ट इसके आगे से ही कोई ट्रेन आ रही है, तो वो अपने एक सीमित सीमा में जैसे ये देखेगी। कवच यानी कि ये समझिए कि चुंबकीय सीमा है। जैसे कोई ट्रक इसकी ट्रेन सामने आती है, तो ये एक सीमित सीमा में ये समझिए कि धीरे हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यही समझिए कि ट्रेन टक्कर रोधी एक तकनीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस प्रकार आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि वह सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकती है चिता पेचीदा, बट डोंट वरी, आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रश्न है उनको आप लोगों को पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ उस प्रश्न को टैकल करना है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। पोन्स, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ओब्लम गाटा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाता है मेंडुला ओब्लम गाटा। क्या चीज, मेंडुला ओब्लम गाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। इसमें से आप लोग को सही कथन को चुनना है, और चारों ऑप्शन यदि यहाँ पे आप लोग सही उस चीज़ को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद किए होंगे, तभी आप इस प्रश्न को बना पाएंगे, वरना आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे किस प्रकार से फंसाने वाला ऑप्शन दे चुका है। तो हम लोग लाइट जो प्रकाश है उस चैप्टर में एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, बैजानी हा पिनाला। बैजानी हा पिनाला, और ये बार बार प्रश्न यहाँ से पूछता है, बैजानी हा पिनाला। तो जब हम लोग यहाँ पे जब इधर से जाते हैं, इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की वृद्धि होती है। तरंग दैर्ध्य की क्या चीज़ होती है, वृद्धि होती है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं इधर दाहिना से बायां, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो इधर वृद्धि होता है किसका, आवृत्ति का। सिर्फ हम लोग बायां से दाहिना जाने पर तरंग दैर्ध्य का बढ़ोतरी होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी है उनका बढ़ोतरी होता है दाहिना से बायां। चाहे हम लोग बात करते हैं आवृत्ति की भी इधर से इधर जाने पर वृद्धि होती है। ऊर्जा का भी वृद्धि होता है, साथ ही साथ जो परकीर्णन होता है, परकीर्णन का भी वृद्धि होता है। रिफ्लेक्शन जो अपवर्तनांक होता है उसका भी वृद्धि होता है। जो विचलन डेविएशन होता है उसका भी वृद्धि होता है। यानी कि मोटा मोटी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बायां से दाहिना जाने पर बैजानी हा पिनाला ये सूत्र है। इसी को ओर जाने से सिर्फ तरंग दैर्ध्य की वृद्धि होती है, लेकिन इसके अलावा जब अपोजिट साइड से जाते हैं तो वहाँ पे सभी की वृद्धि होती है, चाहे आवृत्ति हो, ऊर्जा हो, परकीर्णन हो, इंटरनल रिफ्लेक्शन अपवर्तनांक हो, चाहे डेविएशन यानी कि विचलन हो। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे बी को, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे बैजानी हा पिनाला। तो ये जो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य है वो लाल यहाँ पे सबसे अंतिम में है, और ऐसे बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, हाँ बिल्कुल सही। सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, इस प्रकार सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है किससे, बैंगनी से, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जब हम लोग अपोजिट साइड में जाते हैं
या अपोजिट साइड में जाते हैं तो उसमें सबसे वृद्धि, यानी कि इसी ओर जाते हैं तो कमी होगा। सिर्फ और सिर्फ बायां से दाएं जाने पर तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा आवृत्ति में कमी होती है, ऊर्जा में कमी, प्रकीर्णन में कमी, अपवर्तनांक में कमी और विचलन में कमी। यहाँ पे तो आप लोग को तरंगदैर्घ्य पूछ लिया गया है। अगला सेट में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है अपवर्तनांक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सारे डॉट यहाँ से आपके क्लियर हो चुके होंगे। डीपीटी क्या चीज? डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है? डीपीटी जो टीका होता है इसमें 3 बीमारियों से सुरक्षा दी जाती है। एक तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल गया। जो आसान है सबसे पहले उसको मैच करना है। टी से हो जाता है टिटनस। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही यह देखने को मिल रहा है। डी से डिप्थीरिया और टी से टेटनस और पी जो होता है यहाँ पे ये हो जाता है काली खांसी। तो डीपीटी का एक साथ टीके के 3 रोगों के लिए टीका जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। यहीं पे और एक टीका याद कर लेना है आप लोग को, MMR। क्या चीज? MMR। यहाँ पे मैं आपको फ्रेश से लिख देता हूँ। एक तो आपको याद कर लेना है ये डीपीटी, ये कई बार पूछा जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस एक पूछा जा रहा है और ये लेटेस्ट वर्जन है MMR। फर्स्ट एम का हो जाता है मम्स। क्या चीज? मम्स, जिससे हम लोग गलसुआ, हिंदी में गलसुआ नामक रोग से जानते हैं। दूसरा एम का हो जाता है मिजेल्स, इसे हम लोग खसरा नामक रोग से जानते हैं। और एक हो जाता है आप लोग का रेबीज। तो जिस प्रकार डीपीटी का जो टीका होता है 3 बीमारियों से लड़ने के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार MMR एक टीका है जिसमें भी 3 बीमारियों से लड़ने के दिया जाता है। मम्स यानी कि गलसुआ, मिजेल्स यानी कि खसरा और आर से क्या चीज़ हो जाता है? रेबीज। नेक्स्ट प्रश्न है जेनिको प्रौद्योगिकी है, जेनिको प्रौद्योगिकी है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे और ये आप यदि सही से ऑप्शन को पढ़ते हैं पूरी गहराई में जाकर के तो आपको प्रश्न यहीं से ये बता रहा है कि इसका आंसर मैं ही हूँ। सो सबसे अलग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। तो इसका क्या चीज हो जाता है? जेनिक प्रौद्योगिकी।